हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, जिसमें हमने एल्गोरिथम और लेमा के विषय में कुछ चर्चा किया था। एल्गोरिथम क्या था? एक सुपरिभाषित स्टेटमेंट था या स्टेप था, चरण था, सुपरिभाषित चरण या वेल डिफाइंड स्टेप्स थे, जिसका उपयोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता था। और लेमा क्या होता था या प्रमेयिका को बोलते थे एक स्टेटमेंट जो पहले से निर्धारित किया गया है, उसका प्रयोग करके हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के उपयोग से इसको सॉल्व किया जाएगा। क्या है एग्जाम्पल? फाइंड द HCF ऑफ this value and this value with the help of Euclid division lemma और एल्गोरिथम। यानी क्या है, हिंदी में इसको लिख देते हैं कि 12, 5, 7, 6 एंड और 4052 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो ये क्या था? यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें हमने कल एक स्टेटमेंट देखा था कि बी ए इक्वल टू होता था बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की वैल्यू क्या थी? 0 से बड़ी थी या बराबर थी और बी से छोटी थी। ठीक। अब ए क्या होता था? ए को हम लोग बोलते थे भाज्य, यानी कि डिवाइडेंड। बी क्या होता था? भाजक, यानी कि डिवाइडर। और क्यों क्या होता था? कोशिएंट, जिसको बोलते थे भागफल। और आर क्या था? रिमाइंडर या शेषफल। तो शेषफल की वैल्यू क्या थी? 0 से बड़ी थी या बराबर थी और b यानी कि भाजक से छोटी होती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसी का उपयोग करते हैं। तो एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप। किस किस स्टेप के उपयोग से हम MSP यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे। देखते हैं पहले कि r की वैल्यू जो होनी चाहिए वो b से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप, ये वैल्यू दिया है और ये वैल्यू दिया है, तो इसमें छोटी कौन है? पहले स्टेप में स्टेप फर्स्ट देखते हैं। चूज द वैल्यू ऑफ b लेस देन ए से हमेशा b को लेस देन रखना है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एक b की वैल्यू ये हो जाएगी 4052 लेस देन 12576। तो इसका उपयोग करते हैं और इस वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अब पिछली कक्षाओं में या छोटी कक्षाओं में आपने देखा होगा HCF निकालने की विधि को। तो क्या करते थे? छोटी वैल्यू को वैल्यू से बड़ी वैल्यू में भाग देते थे या डिवीजन करते थे। तो इसमें जब डिवीजन किया जाएगा तो कितनी बार? 3 टाइम्स जाएगा। 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12। इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 0 2 4 इतना मिला। ये r की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, ये q की वैल्यू हो गई और ये a की वैल्यू हो गई।
तो यहाँ पे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। HCF निकलेगा कब? HCF कब निकलेगा? B के जिस मान के लिए R की वैल्यू 0 हो जाए तो B क्या कहलाएगा? B HCF होगा। जहाँ पे R की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। यहाँ पे 0 नहीं हुई है, मतलब स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे, एल्गोरिथम का उपयोग करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं A की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? ये है 12576 इक्वल टू B क्या हो गया? ये है 4052 क्रॉस Q की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई, प्लस R की वैल्यू क्या हो गई? 420 हो गई। तो ये स्टेप 1 है। दूसरे स्टेप में देखते हैं, यहाँ पे R की वैल्यू क्या है? 0 नहीं हुई है, तो आगे बढ़ाते हैं। स्टेप 1 स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2, यहाँ R इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये कितना है? 420 है ना। R की वैल्यू क्या मिली है? 420 मिली है, जो 0 के बराबर नहीं है। तो यह स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे। तो फिर देखेंगे B की वैल्यू ऐसी लेनी है जो A से छोटी हो। अब इसका यूज तो हो चुका है, अब इसका यूज करते हैं B की वैल्यू। अब ये R जो होगा वह B का काम करेगा। R क्या है? B से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे R क्या है? B से छोटा है। अब R जो है B का काम करेगा और B जो रहेगा वह A का काम करेगा। तो इस स्टेप में क्या हो जाएगा देखते हैं। इस R से इसमें भाग देंगे। अब तो हम भाग देते हैं इसका किसमें? 420 से इस बड़ी वाली संख्या यानी कि 4052 में 9 टाइम्स जाता है। 9 टाइम्स ले जाते हैं, देखते हैं। 0 9 जा 0, 2 9 जा 18, कैरी आया 1, 4 9 जा 36 एंड 1 37। माइनस करते हैं 2, यहाँ कितना आएगा? 15 में से 8 निकलेगा, यानी यहाँ 7। फिर यहाँ कितना बचेगा? 9 है, 9 में से 7 गया 2, 272 बचा। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इस वाले फॉर्म में। तो 4052 इज इक्वल टू 420 क्रॉस 9 प्लस में 272, इतना हो गया। ये हो गया स्टेप 2 हमारा। अब अगले स्टेप में देखते हैं। स्टेप बढ़ाते हैं आगे। स्टेप 3 में देखते हैं। स्टेप 3, स्टेप 3 में अब यहाँ पे भी R की वैल्यू क्या हुई है? R की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये R है, R की वैल्यू 0 नहीं है। तो इस R से अब फिर इस वाले नंबर में भाग दिया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो 272 से भाग देंगे, अगर यहाँ पे देख लें 272 से भाग देंगे 420 में, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो 272 8, यहाँ 11 में से 7 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 148 आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर? यही A इक्वल टू बी क्यू प्लस R के फॉर्म में लिखते हैं। तो A की वैल्यू क्या हो गई? 420 इज इक्वल टू B की वैल्यू 272 क्रॉस Q की वैल्यू 1 हो गई प्लस R की वैल्यू 148। यहाँ पे भी R की वैल्यू क्या है? 0 नहीं है। तो क्या करेंगे? स्टेप को आगे बढ़ाते जाएंगे। स्टेप आगे बढ़ाते हैं, स्टेप फॉरवर्ड करते हैं until R इज इक्वल टू 0।
जब तक कि r की वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक इस स्टेप को बढ़ाते जाते हैं। तो स्टेप बढ़ाते हैं, चरणों को बढ़ाते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी मिली? 148 ये r की वैल्यू हो गई। अब 148 से भाग देंगे इससे बड़ी वाली संख्या यानी ये b में, तो 272 कितनी बार गया? एक बार जाएगा। तो 841 माइनस कर दिए 421 इतना आया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 274 को 272 इज इक्वल टू 148 क्रॉस 1 प्लस 124 इतना आ गया। अब यहाँ पर भी क्या है? r की वैल्यू 0 नहीं है, r की वैल्यू यहाँ पर भी 0 नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है? स्टेप फॉरवर्ड होगा, फिर से अगले चरण में जाएंगे। अब क्या करेंगे? फिर ये r की वैल्यू को b माना जाएगा और इसकी वैल्यू जो यहाँ b की वैल्यू थी उसको a माना जाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे 124 में 148 से फिर भाग देंगे, 1 टाइम्स जाएगा 24, r की वैल्यू आ गई। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? नाउ 148 इज इक्वल टू 124 क्रॉस 1 प्लस 24। यहाँ पर भी r की वैल्यू क्या है? 0 नहीं है, तो फिर स्टेप फॉरवर्ड होगा। नाउ अब क्या करेंगे? 24 में हम भाग देंगे इसका 124 का, कितना आएगा यहाँ पे? 24 5 जा 120 होता है। रिमाइंडर कितना बचा? 4 बच गया 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 124 इज इक्वल टू 24 क्रॉस 5 प्लस 4। यहाँ पे भी क्या है? r की वैल्यू 0 नहीं है। फिर क्या करते हैं? फिर स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। ठीक, स्टेप फॉरवर्ड यानी आगे अगले चरण में बढ़ते हैं। यहाँ पे भी स्टेप फॉरवर्ड। नाउ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 124 इज इक्वल टू 24 क्रॉस 5 प्लस 4, ये तो हो गया। अब स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। अब 4 का डिवीजन 4 से 124 को डिवाइड करते हैं। 24 को, यहाँ पे b की वैल्यू ये है। अब b को डिवाइड करेंगे तो 24 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा? 6 टाइम जाएगा 24 मिलेगा और r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि 24 जो था वह किसके बराबर था? 4 क्रॉस 6 के प्लस 0 के। यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो गई? 0 मिल गई। तो हमें पता है कि द वैल्यू ऑफ b इज HCF for which the value of r is equal to 0। r के जिस मान के लिए b की वैल्यू b के जिस मान के लिए r की वैल्यू 0 हो जाए, b का वही मान क्या होता है? HCF होता है। ये b है और यहाँ पे r 0 है, तो HCF क्या हो जाएगा? HCF इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। ये हमारी क्या हो गई? एल्गोरिथम। इतने जो स्टेप थे एल्गोरिथम हो गया। अब लेमा क्या हो जाएगा? लेमा यानी कि निष्कर्ष। द HCF ऑफ कितना था? जो वैल्यू दी गई थी, कितनी वैल्यू थी? आपने लिखा होगा अपने नोटबुक में, देखिए 12576 था, 12576 एंड और क्या था? 4052।
द HCF ऑफ दिस वैल्यू इज, कितना निकला यहाँ पे 4। तो ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके हमने HCF निकाला है, जो कि विभिन्न चरणों से प्राप्त हुआ है। ये आप छोटी कक्षाओं में भी जानते होंगे, परंतु यहाँ लेमा का प्रयोग किया गया है, एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया गया है, उसके आधार पर निकाला गया है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बाकी का नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।